किसी भी कंपनी, सेना या सरकार को देखें तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि एक अच्छी रणनीति और एक बुरी रणनीति में आखिर फर्क क्या होता है। क्या ये सिर्फ बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर देने भर की बात है या फिर इसमें कुछ और भी है? बिल्कुल, और अक्सर वो कुछ और ही सबसे जरूरी होता है। तो आज की हमारी बातचीत का विषय यही है। हम रिचर्ड पी रूमल्ट की शानदार किताब गुड स्ट्रैटेजी बैड स्ट्रैटेजी के सबसे ज़रूरी और हैरान करने वाले विचारों की गहराई में उतरेंगे जी। और ये साफ कर दें, यह किताब सिर्फ बड़ी कंपनियों के सीईओज़ के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल चुनौती का सामना कर रहा है। बिल्कुल, तो आज हमारा मिशन एक तरह से 3 चीज़ों को समझना है। पहला, एक अच्छी रणनीति अक्सर इतनी सीधी और अप्रत्याशित क्यों होती है। दूसरा, हम उस खराब रणनीति को कैसे पहचानें जो सिर्फ भारी भरकम शब्दों और खाली वादों का दिखावा करती है। और तीसरा, एक असरदार रणनीति बनाने के वो कौन से मूल तत्व हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए तो फिर इसे खोल कर समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात जो किताब कहती है वो ये है कि अच्छी रणनीति अक्सर बहुत अप्रत्याशित होती है। अप्रत्याशित, हाँ। ये कोई ऐसा नारा नहीं है कि और मेहनत करो या हमें जीतना ही है। ये एक सुसंगत मतलब कोहेरेंट योजना होती है जहां सारे एक्शन, नीतियां और संसाधन एक साथ मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं। सही बात है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण एप्पल है। जब 90 के दशक के बीच में स्टीव जॉब्स कंपनी में वापस आए तब तो एप्पल मतलब बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर थी। हाँ, खत्म होने वाली थी। सब उम्मीद कर रहे थे कि वो आएंगे और कोई बहुत बड़ा नया लक्ष्य तय करेंगे, कहेंगे कि हम मार्केट लीडर बनेंगे। लेकिन उन्होंने इसके ठीक उल्टा किया। बिल्कुल उल्टा। उन्होंने एप्पल की जो प्रोडक्ट लाइन थी उसे बेरहमी से छोटा कर दिया। प्रिंटर, स्कैनर और दर्जनों अलग अलग कंप्यूटर मॉडल्स हटा दिए। सब हटा दिया। और आखिर में बचा सिर्फ एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। और यही उनकी रणनीति की खूबसूरती थी। वो एक मास्टर स्ट्रोक था। जॉब्स का ये फैसला एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर था, जटिलता को खत्म करना। अच्छा। उनके आने से पहले कंपनी में 100 अलग अलग चीजें चल रही थीं, लेकिन कोई भी एक दिशा में नहीं। जॉब्स ने उन सभी भटकाओं को हटाकर एक सुसंगत बिजनेस मॉडल बनाया। तो मतलब फोकस। बिल्कुल, ये सादगी और फोकस ही उनकी अप्रत्याशित लेकिन बेहद शक्तिशाली रणनीति थी। उन्होंने कोई आंकड़ों वाले लक्ष्य नहीं रखे, बल्कि सही अवसर का इंतजार करने के लिए कंपनी को मजबूत किया। वाह, ये तो सोचने का एकदम उल्टा तरीका है। जब कंपनी डूब रही हो तो लगता है कि ज्यादा प्रोडक्ट बेचो, ज्यादा पैसा कमाओ। हाँ, सामान्य बुद्धि तो यही कहती है। लेकिन जॉब्स ने कहा नहीं, कम करो। ये बताता है कि रणनीति अक्सर सामान्य ज्ञान के खिलाफ जाती है। कुछ ऐसा ही हमें सेना में भी देखने को मिलता है, जैसे खाड़ी युद्ध में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। जब जनरल श्वार्ट्ज़कॉफ अपनी रणनीति बना रहे थे तो ज्यादातर मीडिया और सैन्य विशेषज्ञ सब एक सीधे और खूनी हमले की उम्मीद कर रहे थे। मतलब सब एक सीधी टक्कर की उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अमेरिकी सेना सीधे इराकी सेना से भिड़ जाएगी, जिसमें हजारों जानें जाती। लेकिन श्वार्ट्ज़कॉफ की लेफ्ट हुक रणनीति ने सबको चौंका दिया। लेफ्ट हुक? हाँ, उन्होंने दुश्मन को धोखा देने और उन्हें किनारे से घेरने की एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। उन्होंने इराकी सेना को यह यकीन दिलाया कि हमला सामने से होगा, और वो इंतजार करते रहे। और जबकि इराकी सेना वहां इंतजार कर रही थी, अमेरिकी सेना ने एक बहुत बड़ा चक्कर लगाकर रेगिस्तान के रास्ते से उनके पीछे से हमला कर दिया। वाह! यहां सफलता का राज था एक स्पष्ट योजना पर टिके रहना। देखिए, सेना के अलग अलग हिस्सों के अपने अपने विचार थे। नौसेना कुछ और चाहती थी, वायुसेना कुछ और, लेकिन श्वार्ट्ज़कॉफ ने उन सबको एक ही योजना के तहत काम करने पर मजबूर किया। तो एक अच्छा लीडर आम सहमति का इंतजार नहीं करता। वो कड़े फैसले लेता है और फोकस बनाए रखता है। एप्पल और डेजर्ट स्टॉर्म दोनों ही उदाहरण इस बात पर जोर देते हैं कि क्या नहीं करना है। लेकिन रणनीति सिर्फ चीजें हटाने के बारे में तो नहीं है। कभी कभी ये ऐसी ताकत खोजने के बारे में होती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण शायद डेविड और गोलियत की कहानी है। हाँ, और ज्यादातर लोग इस कहानी का मतलब गलत समझते हैं। इसे सिर्फ एक कमजोर की जीतने की चमत्कारिक कहानी के तौर पर देखा जाता है, पर इसका रणनीतिक विश्लेषण बहुत गहरा है ना? बहुत गहरा। डेविड ने गोलियत की ताकत, मतलब उसका विशाल आकार और भारी कवच, उससे लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने गोलियत के खेल को खेलने से इनकार कर दिया। मतलब उसने लड़ाई के नियम ही बदल दिए। बिल्कुल। उसने गोलियत की कमजोरी को पहचाना, उसके माथे का वो छोटा सा हिस्सा जो कवच से ढका नहीं था,
और फिर डेविड ने अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल किया। उसकी गुलेल चलाने की महारत, हाँ, गुलेल चलाने में उसकी महारत, जो उस समय एक घातक हथियार था। रणनीति का असली सार यही है, अपने छिपे हुए फायदे खोजना और सामने वाले की कमजोरी पर वार करके ताकत के संतुलन को अपनी तरफ मोड़ देना। ये कमाल की बात है। मुझे लगता है यही सोच हमें बिजनेस की दुनिया में भी दिखती है, जैसे वॉलमार्ट के साथ हुआ। सही कहा। उस समय की पारंपरिक सोच ये थी कि बड़े डिस्काउंट स्टोर सिर्फ बड़े शहरों में ही चल सकते हैं। वॉल्टन ने इसके ठीक उलट काम किया। उन्होंने छोटे शहरों में स्टोर खोले। हाँ, छोटे छोटे अनदेखे शहरों में। लेकिन उनकी असली शक्ति सिर्फ ये नहीं थी। उनकी असली छिपी हुई ताकत उनका लॉजिस्टिक सिस्टम था। अच्छा। उन्होंने अपने सभी स्टोर्स को अलग अलग इकाइयों के तौर पर नहीं, बल्कि एक जुड़े हुए नेटवर्क के रूप में देखा। उन्होंने एक ऐसा हब एंड स्पोक सप्लाई सिस्टम बनाया जो उस समय क्रांतिकारी था। इससे उन्हें सप्लाई चेन में ऐसी कुशलता मिली जिसका मुकाबला केमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी नहीं कर सकी। तो ये तो हुई अच्छी रणनीति की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो शायद उतना ही जरूरी है, खराब रणनीति। इसे पहचानना जरूरी है ताकि हम इसके जाल में ना फंसें। तो खराब रणनीति के मुख्य लक्षण क्या हैं? किताब इन्हें बहुत साफ तौर पर बताती है। पहला लक्षण है फ्लफ, यानी बड़ी बड़ी अस्पष्ट बातें और भारी भरकम शब्द जिनका कोई ठोस मतलब नहीं होता। मतलब कॉर्पोरेट मीटिंग में सुने जाने वाले वो भारी भरकम शब्द, जैसे सिनर्जिस्टिक लेवरेज या ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल वही, ग्राहक केंद्रित तालमेल को बढ़ाना। सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? कुछ नहीं। दूसरा लक्षण है चुनौती का सामना करने में विफलता, यानी जब रणनीति ये मानकर ही नहीं चलती कि असली समस्या क्या है। अगर आप समस्या को ही नहीं पहचानेंगे तो उसका समाधान कैसे निकालेंगे? ये तो ऐसा हुआ कि आप बीमारी की जड़ का इलाज करने के बजाय सिर्फ लक्षणों पर बैंडेड लगा रहे हैं। एकदम सही। तीसरा लक्षण है लक्ष्यों को ही रणनीति समझ लेना। ये बहुत आम गलती है। अच्छा। सिर्फ इच्छाएं व्यक्त करना रणनीति नहीं होती। ये कहना कि हम अगले 5 साल में अपनी बिक्री दोगुनी करना चाहते हैं या हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, ये एक लक्ष्य है, योजना नहीं। ये नहीं बताता कि आप वहां पहुंचेंगे कैसे। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी लक्षण है खराब रणनीतिक उद्देश्य, यानी ऐसे उद्देश्य बनाना जो या तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं या फिर पूरी तरह से अव्यावहारिक होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी खराब रणनीति बनती ही क्यों है? क्या लीडर्स को पता नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि खराब रणनीति सिर्फ गलती से नहीं बनती। इसके पीछे कुछ गहरे साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल कारण होते हैं। जैसे कि? किताब 3 बड़ी वजह बताती है। पहला और सबसे बड़ा कारण है कड़े फैसले लेने की अनिच्छा। रणनीति का मतलब ही है चुनना, क्या करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना है। लेकिन कड़े फैसले लेने से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, और इसीलिए लीडर अक्सर सबको खुश करने के चक्कर में एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो मतलब अच्छी रणनीति बनाने के लिए लीडर में कुछ लोगों को ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। ये तो संगठन की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ जाता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा जाल है। रणनीति आम सहमति से नहीं बनती, ये साहसी फैसलों से बनती है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन मतलब DEC का यही हश्र हुआ। वो मिनी कंप्यूटर वाले? हाँ, वो मिनी कंप्यूटर के बादशाह थे, लेकिन जब पर्सनल कंप्यूटर का दौर आया तो उनके अधिकारी ये तय ही नहीं कर पाए कि कंपनी को किस दिशा में जाना है। कोई कड़ा फैसला नहीं लिया गया और नतीजा कंपनी का पतन हो गया। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है टेम्पलेट शैली की रणनीति। आजकल बिजनेस स्कूलों और कंसल्टेंट्स की वजह से रणनीति बनाने के बने बनाए फ्रेमवर्क्स बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। अच्छा, वो अपना विजन बताएं, अपना मिशन बताए वाला। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ खाली जगह भरने जैसा हो जाता है जिसमें उस खास स्थिति का कोई गहरा विश्लेषण नहीं होता। ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, असली सोच नहीं। मतलब एक तरह से पेंट बाय नंबर्स स्ट्रैटेजी, जहां आप सिर्फ खाने भर रहे हैं, असली तस्वीर नहीं बना रहे। और तीसरा कारण मुझे सबसे दिलचस्प लगा, न्यू थॉट। हाँ, ये विश्वास की सिर्फ सकारात्मक सोच रखने से ही सफलता मिल जाएगी, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? ये मानसिकता रिस्कों, बाधाओं और संभावित विफलताओं का ठोस विश्लेषण करने से रोकती है, जबकि एक अच्छी रणनीति के लिए ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। ये मानना कि अगर हम सिर्फ जीतने की कल्पना करें तो हम जीत जाएंगे, आपको असलियत से दूर ले जाता है।
तो हमने अच्छी रणनीति को समझा और खराब रणनीति को भी पहचाना। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक अच्छी रणनीति का मूल ढांचा, उसका डीएनए क्या होता है? लेखक इसे द कर्नल या सार कहते हैं। बिल्कुल। अगर खराब रणनीति सिर्फ दिखावटी फूल पत्तियां हैं, तो कर्नल उस पेड़ की मजबूत जड़, तना और शाखाएं हैं। ये एक तर्कपूर्ण ढांचा है जिसके 3 हिस्से होते हैं। और अगर एक भी हिस्सा गायब है तो रणनीति अधूरी है। हाँ, पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है निदान, डायग्नोसिस। मतलब जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करने से पहले बीमारी का पता लगाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। निदान का मतलब है ये पहचानना कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। ये एक जटिल स्थिति को सरल बनाता है और मुख्य चुनौती को परिभाषित करता है। कोई उदाहरण? जैसे स्टारबक्स का उदाहरण लें। मान लीजिए उनकी बिक्री गिर रही है। एक निदान यह हो सकता है कि समस्या कॉफी का अनुभव है, जो अब खास नहीं रहा। एक दूसरा निदान यह भी हो सकता है कि समस्या बहुत तेजी से विस्तार करना है, जिससे क्वालिटी गिरी है। और इन दोनों निदानों से तो बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां बनेंगी। अगर समस्या अनुभव की है तो आपको स्टोर के माहौल पर फोकस करना होगा। और अगर समस्या तेजी से विस्तार की है तो आपको नए स्टोर खोलने की रफ्तार धीमी करनी होगी। एकदम सही। एक अच्छा निदान समस्या की जड़ तक पहुंचता है। निदान के बाद कर्नल का दूसरा हिस्सा आता है, मार्गदर्शक नीति। तो ये कोई डिटेल्ड टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि एक तरह की फिलॉसफी या दिशा निर्देश है। बिल्कुल। मार्गदर्शक नीति निदान में पहचानी गई चुनौती से निपटने का एक समग्र दृष्टिकोण है। ये आपको सटीक कदम नहीं बताती, बल्कि एक दिशा दिखाती है। जैसे एक रोड साइन जो कहता है इस तरफ जाओ। हाँ, उदाहरण के लिए जब लू गस्टनर IBM की CEO बने तो कंपनी बिखर रही थी। सब उसे अलग अलग हिस्सों में बेचने की सलाह दे रहे थे। गस्टनर ने निदान किया कि IBM की असली ताकत उसकी एकीकृत क्षमताएं हैं। तो उनकी मार्गदर्शक नीति थी कंपनी को तोड़ने के बजाय उसकी इन एकीकृत क्षमताओं का उपयोग करके ग्राहकों को पूर्ण समाधान देना। और इस एक नीति ने IBM के लिए सब कुछ बदल दिया। इसने हजारों कर्मचारियों के लाखों फैसलों को एक दिशा दे दी। अब आता है कर्नल का तीसरा और आखिरी हिस्सा, सुसंगत कार्रवाइयां, कोहेरेंट एक्शंस। हाँ, ये रणनीति का वो हिस्सा है जहां बातें खत्म होती हैं और काम शुरू होता है। इसमें वे ठोस कदम शामिल होते हैं जो मार्गदर्शक नीति को लागू करने के लिए उठाए जाते हैं। और यहाँ सुसंगत या कोहेरेंट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये सभी कदम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने चाहिए और एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए। फोर्ड की रणनीति की विफलता का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। वो कहते थे कि उनकी रणनीति ग्लोबल है, लेकिन उनके एक्शन बिल्कुल उल्टे थे। ठीक इसी तरह उनकी मार्गदर्शक नीति थी एक फोर्ड, लेकिन हकीकत में यूरोप का डिवीजन अलग कार बना रहा था, अमेरिका का अलग, ऑस्ट्रेलिया का अलग। उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं था। उनके एक्शन सुसंगत नहीं थे। बिल्कुल। इसके उलट एप्पल का उदाहरण देखें। उनका निदान था कि पर्सनल कंप्यूटर बहुत जटिल है। उनकी मार्गदर्शक नीति थी सादगी। और उनके सुसंगत एक्शन क्या थे? उन्होंने प्रोडक्ट लाइन छोटी कर दी, ऑपरेटिंग सिस्टम को आसान बनाया, डिजाइन पर फोकस किया, अपना रिटेल स्टोर खोला। हर एक्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। तो जब ये तीनों हिस्से, एक स्पष्ट निदान, एक दिशा देने वाली मार्गदर्शक नीति और सुसंगत कार्रवाइयां एक साथ मिलते हैं, तब एक अच्छी रणनीति जन्म लेती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हैं। हमने देखा कि अच्छी रणनीति सिर्फ बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाएं तय करना नहीं है, बल्कि यह चुनौती का एक स्पष्ट निदान, एक दिशा देने वाली नीति और सुसंगत कार्यों का एक मिला-जुला शक्तिशाली रूप है। और अगर श्रोताओं को सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, बुरी रणनीति शोर मचाती है, अच्छी रणनीति काम करती है। बुरी रणनीति हर दिशा में भागने की कोशिश है, जैसे एक शॉटगन से निकला छर्रों का झंड। जबकि अच्छी रणनीति एक लेजर की तरह होती है, सारी ऊर्जा एक ही सबसे जरूरी बिंदु पर केंद्रित। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये सोचने का तरीका है। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। रणनीति के इस कर्नल ढांचे यानी निदान, मार्गदर्शक नीति और सुसंगत कार्रवाई को सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्तिगत चुनौती या लक्ष्य पर कैसे लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कोई नई स्किल सीखना चाहता है या अपना करियर बदलना चाहता है। एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल। उस चुनौती का असली निदान क्या है? क्या यह ज्ञान की कमी है, समय की कमी है या आत्मविश्वास की कमी है?
उस निदान से निपटने के लिए मार्गदर्शक नीति क्या होगी और उसे हकीकत में बदलने के लिए वो कौन से सुसंगत कदम होंगे जो एक दूसरे को मजबूत करें। इसके बारे में सोचें।